हेलो प्रिय छात्रगण, एमए सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस। मैं आप सभी को लास्ट क्लास में जो पंचायती राज व्यवस्था है 15वां पेपर, उसके अंतर्गत प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्टस ऑफ पंचायती राज सिस्टम के बारे में बता रहे थे कि पंचायती राज व्यवस्था के समक्ष क्या समस्याएं हैं और इस व्यवस्था में क्या संभावनाएं हैं। प्रशासनिक चुनौतियां जो तीसरी चुनौतियां हैं, प्रशासनिक चुनौतियां तक हम लोग चर्चा कर चुके थे। उसी में आगे बढ़ते हुए पंचायती राज व्यवस्था के समक्ष जो चतुर्थ चुनौतियां हैं, चौथा चुनौतियां हैं, वह है सामाजिक आर्थिक चुनौतियां। सामाजिक आर्थिक चुनौतियां भी पंचायती राज व्यवस्था के उद्देश्यों और क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। प्रिय छात्रगण, 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायतों के तीनों स्तरों पर लगभग 34 लाख प्रतिनिधि सदस्य और अध्यक्ष के रूप में, सदस्य और अध्यक्ष दोनों के रूप में चुन कर आए थे और इनमें 1/3 अर्थात 11 लाख महिलाएं हैं। चूँकि पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों का भी आरक्षण है, इन वर्गों के प्रतिनिधियों की संख्या भी 6 लाख के आसपास है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण होने के कारण इन वर्गों की महिलाओं की संख्या लगभग 2 लाख है और इन वर्गों की विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली में कार्य अनुभव जो है नहीं के बराबर है और ये वर्ग आर्थिक दृष्टि से भी कमज़ोर हैं। यानी कि जो आरक्षित वर्ग हैं, समस्त आरक्षित वर्ग जो हैं वह आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी कमज़ोर हैं। सारे वर्ष अपनी रोजी रोटी की तलाश में उलझी ये समाज के निचले तबके के ग्रामीण अशिक्षित भी हैं और अनुभव जो भी है
वह भी न के बराबर है, और इनके पास जमीन जायदाद भी कम या नहीं के बराबर है। इसके अतिरिक्त आज भी गांव में सामाजिक ऊंच नीच का बोलबाला है, जिसके चलते कमज़ोर तबके के लोग ऊंची जातियों के साथ बैठ तक नहीं पाते, पर अब वे पंचायतों की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस तरह के वातावरण में समाज के कमज़ोर वर्ग किस तरह सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, इसी की ओर जो है हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो है वह भी काफ़ी है। पहले महिलाओं के सामने जाति व्यवस्था के अतिरिक्त क्या क्या सामाजिक चुनौतियां हैं, उन पर एक नज़र डालते हैं। हिंदू शास्त्रों में लिखा है कि धर्मानुसार, धर्म के अनुसार स्त्रियों को बाल्यावस्था में, यानी कि बचपन में, बाल्यकाल में, बालक की अवस्था में पिता के संरक्षण में, युवावस्था में पति के संरक्षण में, और पति का देहांत हो जाने पर पुत्रों के अधीन रहना है। नारी को जन्म लेते ही सिखा दिया जाता है कि तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है, तुम्हारा आदर्श अपने आप को पति को समर्पित करना है। परिणाम स्वरूप नारी को हाड़ मांस के पुतले के अलावा और कुछ भी नहीं समझा जाता। इन्हीं सामाजिक स्थिति के कारण जो है आज जो है पंचायती राज व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इस तरह की व्यवस्था के कारण वह अपनी पहचान जो है, वह अपनी पहचान ही खो बैठती है। इसी आत्मसम्मान की भावना की कमी के कारण उसके सीखने की प्रक्रिया, उसके अनुभव प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वह शिथिल हो जाती है। पुरुष मानसिकता भी एक बड़ी चुनौती महिलाओं के सामने है। पुरुष वर्ग नहीं चाहता कि महिलाएं घर से बाहर निकलें। मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले की ग्राम पंचायत अम्बा की सरपंच मोडीबाई की उसके पति ने इसलिए हत्या कर दी कि वह पंचायत की बैठक में जाती थी, गांव की समस्याएं सुलझाती थी और विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करती थी। प्रिय छात्रगण, इसी सामाजिक व्यवस्था के बारे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि सामाजिक व्यवस्था संस्कृति के द्वारा समाज के सदस्यों की भावना को नियमित करती है, और संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी होती है कि उनको हटाना व्यवस्था के आधार में परिवर्तन के बिना संभव नहीं है। जाति व वर्गों में बटे समाज के लिए और भी यह कठिन हो जाती है। ऊंची जातियों की महिलाओं की आर्थिक स्थिति फिर भी ठीक है, लेकिन गरीब परिवारों की महिलाओं के बारे में तो बहुत ही सामाजिक रूप से दयनीय स्थिति है। प्रिय छात्रगण, सामाजिक आर्थिक जो चुनौतियां हैं पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, वह कुछ उदाहरणों से स्पष्ट हो जाती है।
पंचायत प्रतिनिधियों के विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों में महिला प्रतिनिधि जो है पुरुष प्रधान मानसिकता की शिकार नजर आई है। इस तरह के अनेक उदाहरण सामने आए हैं। अनेक जगह जो महिलाएं हैं पंचायत प्रतिनिधियों ने अपनी प्राथमिकताएं गांव में स्कूल खोलना, धुआं रहित चूल्हे लगाना, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना प्रस्तुत की। लेकिन जब वास्तविक कार्य का जायजा लिया तो पता चला कि इन कार्यों की बजाय सड़क व खंजे बनाए गए, क्योंकि पुरुषों की वही प्राथमिकताएं थी। अनेक जगह महिलाओं को उनके पतियों ने चुनाव नहीं लड़ने दिए, और तो और कुछ जगह तो ऊंची जाति के लोगों ने नीची जाति की महिलाओं से इसलिए शादी की ताकि उनके माध्यम से वे अपने गांव व अपने क्षेत्र में वर्चस्व बना सके और चुनाव जीत सके। जैसे कि उत्तर प्रदेश में फैजाबाद जिला है, जनपद भी वहाँ कहा जाता है, में एक ग्राम पंचायत में जब प्रधान की सीट अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हो गई तो उसके कब्जे में लाने के लिए प्रधान जो ब्राह्मण था उसने अनुसूचित जाति की महिला से शादी कर ली, अर्थात उनको पत्नी बनाकर ग्राम की प्रधानी पर कब्जा बनाए रखा। दूसरे शब्दों में ऊंची जाति ने नीची जाति को सम्मान न देकर अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया। दूसरी जो समस्या है वह शिक्षा की है, क्योंकि महिलाएं शिक्षित न होने के कारण सामाजिक आदेशों का बिना किसी तर्क के पालन करती रहती हैं। संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की धारा 45 के अनुसार राज्य को स्वतंत्रता प्राप्ति के 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष की उम्र के बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करना था। लेकिन 1991 की जनगणना अनुसार स्वतंत्रता के 44 वर्ष बीत जाने के बाद भी मात्र 39% जो महिलाएं हैं वह साक्षर हैं। महिला साक्षरता दर में राष्ट्रीय स्तर से पिछड़े बिहार 22.89%, राजस्थान 20.44%, अरुणाचल प्रदेश 29.69% और उत्तर प्रदेश 25.31%, आंध्र प्रदेश 32.72% और मध्य प्रदेश 28.85% राज्य है। देश की आधी से ज़्यादा निरक्षर महिलाओं की जनसंख्या जो है वह उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों में है। राजस्थान में जो आदिवासी जिले हैं वहाँ जो महिलाओं की साक्षरता दर है वह 5% से भी कम है। तो इस सामाजिक चुनौती को बढ़ावा देने में जो अशिक्षा है या जो साक्षरता की जो दर है वह भी एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रिय छात्रगण, इन घटनाओं की विस्तृत अवलोकन से यह पता चलता है कि दलित वर्ग के जनप्रतिनिधियों को उनके पद के अनुरूप जो है सम्मान नहीं मिल रहा है और महिलाओं के साथ भी कोई रियायत नहीं बरती जा रही है। यही नहीं, उनकी रक्षा करने वाले जो सरकारी अधिकारी हैं वह भी उस जातियों के हाथ की जो है कठपुतली बने हुए हैं। प्रिय छात्रगण, सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के अंतर्गत महिलाओं की भूमि व संपत्ति में क्या भागीदारी है, इसके पहले एक नज़र जो है ग्रामीण गरीब पर दृष्टिपात किया जा सकता है। उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि कुल ग्रामीण जनसंख्या है उसमें 37.27% भाग गरीबी रेखा से नीचे है। कुछ राज्यों जैसे बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में तो
यह प्रतिशत जो है क्रमशः 58.21%, 49.72% और 40.60% है। अनुसूचित जाति व जनजाति में यह समस्या और भी गंभीर है। अनुसूचित जाति में गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं का प्रतिशत जो है 48.11 है। कुछ राज्य जैसे बिहार 70.66%, उत्तर प्रदेश 58.55% तथा महाराष्ट्र 51.64% में इन वर्गों में गरीबी जो है राष्ट्रीय स्तर से भी अधिक है। अनुसूचित जाति वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या का जो प्रतिशत है वह 51.94% है। प्रिय छात्रगण, सुधार का जो अर्थ होता है वह जनता के बीच खुशहाली लाना। लेकिन 1991 से जो आर्थिक सुधार की जो प्रक्रिया शुरू हुई उसके जो अंतर्गत ढांचागत समायोजन कार्यक्रम, निजीकरण व भूमंडलीकरण आते हैं, इसने महिलाओं की स्थिति को सुधारने की बजाय और बिगाड़ा है। अध्ययन बताते हैं कि पिछले 5 सालों में महिलाओं का कार्य करने का जो अनुपात बढ़ा है, जिसका मुख्य कारण और कुछ नहीं महिलाओं का जो है परिश्रमी होना है, सस्ता श्रम है। स्टडी बताते हैं कि अस्थायी नौकरियों में जो परमानेंट जॉब्स हैं उनमें 25% तथा अस्थायी कार्यों के लिए महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 25% कम मजदूरी मिलती है। आंकड़े यह भी बताते हैं कि 2/3 जो खेतिहर श्रमिक हैं वह महिलाएं, जो खेतिहर श्रमिक महिलाएं हैं वह गरीबी रेखा से नीचे रह रही हैं। इस प्रकार आर्थिक चुनौतियों के संबंध में हमारे सामने अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। प्रोफेसर सुशीला कौशिक ने भी हरियाणा की 100 चुनी प्रतिनिधियों का सर्वेक्षण किया और पाया कि 26% परिवारों के पास जमीन नहीं है, 23 परिवारों के पास कोई भी दुधारू पशु नहीं है और लगभग 50% परिवारों के पास दुधारू पशु, घर व कृषि के जमीन के अलावा अन्य कोई परिसंपत्ति नहीं है। संपूर्ण प्रतिदर्श में से 19 महिलाएं जो है अनुसूचित जाति व 1 अनुसूचित जनजाति से थी, जो बहुत ही गरीब परिवारों से थी। गरीब तबके के व्यक्ति कहते सुने गए हैं कि हम ग्राम सभा की बैठक में जाने के चक्कर में अपनी एक दिन की जो मजदूरी है, अपनी एक दिन की जो दिहाड़ी है वह नहीं खोना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बैठक में जाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। प्रिय छात्रगण, हम लोग अभी जो पंचायती राज व्यवस्था के समक्ष जो समस्याएं और चुनौतियां हैं उसके बारे में चर्चा पिछले क्लास से कर रहे हैं और इसका मतलब इसके दोनों पक्षों को देखना जरूरी हो जाता है। इसके अलावे इस पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा अनेक संभावनाएं भी छुपी हुई हैं, जिसका भी चर्चा करना आवश्यक है। जहां समस्याएं होती है, जहां चुनौतियां होती है, वहां संभावनाएं भी
अवश्य ही रहती है। इन प्रशासनिक आर्थिक चुनौतियों के अलावे जो अन्य और चुनौतियां हैं, इसके अलावे भी और छोटी छोटी चुनौतियां हैं जिसको भी हम लोग देख सकते हैं। ग्रामीण पुनर्निर्माण में जो है असफलता भी है और नए जातिवाद का उदय भी हुआ और गुटों का भी उदय हुआ और सत्ता की बढ़ती भूख भी इसमें देखने को मिली और समृद्ध समूहों का जो है वर्चस्व भी पंचायती राज व्यवस्था में देखने को मिला। नए ग्रामीण नौकरशाह और सरकारी नौकरशाह के बीच संघर्ष भी मौजूद है। भ्रष्टाचार और पक्षपात भी बोलबाला लिए हुए है। ग्रामीण नेतृत्व भी पंचायती राज के पीछे यह सिद्धांत है कि इसके लागू होने से गांव में नया परिवर्तन, सक्षम नेतृत्व का उदय होगा जो जाति, धर्म तथा वर्ग के हितों से परे होगा। पर वास्तविकता जो है बिल्कुल भी न। आज गांव में नए नेतृत्व का उदय हो रहा है, लेकिन अधिकतर बहुसंख्यक जो जातीय समूह के नेता ही प्रधान हो जाते हैं। तो ये सारे चुनौतियां थी और चुनौतियां हैं पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। अब हम लोग इसकी संभावनाओं पर विचार करेंगे कि इस पंचायती राज व्यवस्था में समाज के लिए और सभी वर्गों के लिए क्या जो संभावनाएं हैं वह है। संभावनाएं इसमें क्या नज़र आते हैं। प्रिय छात्रगण, सभी जितने भी सिक्के हैं उसके दो पहलू होते हैं। उसी प्रकार चुनौतियों के पीछे जो है वह संभावनाएं भी छिपी रहती है और उन संभावनाओं को बताना भी, उन संभावनाओं की ओर इशारे पर जोर देना भी जरूरी है। प्रिय छात्रगण, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा उठाए गए विशिष्ट कदमों के अलावे ग्रामीण जनता में जो जागृति पैदा हुई है उसका प्रभाव यह पड़ रहा है कि ग्रामवासियों में स्वशासन के जो प्रति है उत्साह जो है उमड़ रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा राज्यों में अभी हाल में हुए पंचायत चुनाव में लोगों की भागीदारी यह सिद्ध करती है। विभिन्न राज्यों में पंचायत प्रतिनिधियों के संगठन बने हैं और जिनमें निर्णय लिए गए हैं कि पंचायत अधिनियम में जहां जहां नौकरशाही का नियंत्रण है उसमें संशोधन किया जाए। इस तरह के कई प्रयासों के उदाहरण मिलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के सामने अनेक चुनौतियां होने के बाद भी जनता में जो है इससे अपेक्षा जो है बढ़ती जा रही है और निकट भविष्य में पंचायतों के लिए अधिक संघर्ष का दौर होगा, क्योंकि सत्ता के विकेंद्रीकरण के रास्ते में अनेक बाधाएं आएंगी। लेकिन पंचायतों के 3 व 4 चुनावों के बाद नया नेतृत्व उभर कर आएगा जो पंचायतों को स्वायत्त संस्थाएं बनाकर पूरा कर सकेगा। प्रिय छात्रगण, इसकी जो संभावनाएं हैं वह प्रथम यह है कि जागरूकता और जुझारूपन का इससे विकास हो रहा है। इससे जागरूकता और जुझारूपन में बढ़ोतरी हो रही है। पंचायत प्रतिनिधियों और ख़ास तौर पर
ग्रामीण समाज के जो वंचित तबकों के सामने अनेक कार्यात्मक, वित्तीय, प्रशासनिक, सामाजिक चुनौतियां हैं, लेकिन फिर भी पंचायतों ने महिलाओं एवं कमज़ोर तबके की छुपी हुई जो ऊर्जा है उसको उजागर किया है। पंचायत प्रतिनिधि अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य विभिन्न समस्याओं से लड़ते हुए, जूझते हुए, संघर्ष करते हुए जागरूक और जुझारू बन गए हैं, जिससे उम्मीद लगाई जा सकती है कि पंचायत प्रतिनिधि जो है पंचायतों में प्रभावी ढंग से कार्य कर ग्रामीणों की आकांक्षा को पूरी कर पाएंगे। इसी जागरूकता एवं जुझारूपन की जो संभावना है इस पंचायती राज व्यवस्था के प्रथम सफलता है, या प्रथम आप इसको सार्थक परिणाम भी कह सकते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय कपाट के माध्यम से भी स्वयंसेवी संगठनों को पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता दे रहा है। उत्तर प्रदेश में नेहरू युवा केंद्र ने यूनिसेफ के सहयोग से 60 जिलों के 280 विकास खंडों से चयनित 10,316 ग्राम पंचायतों के 20,632 प्रधानों व उप प्रधानों को प्रशिक्षित किया। जो जागरूकता और जुझारूपन में काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ है। प्रशिक्षण के बाद कार्य योजना का अभाव, पंचायतों को समुचित अधिकार नहीं, आधारभूत संरचना का अभाव, कृषि संबंधी समस्याएं, गैर कृषि रोजगार संबंधी विषय व सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों की कमी में वरीयता के अनुपात में कोई खास अंतर तो नहीं आया, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य की ओर झुकाव में जरूर वृद्धि हुई है। प्रतिनिधियों ने गांव की गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के लिए नागरिकों को रोजगार दिलाना, व्यावसायिक जो प्रशिक्षण है उसकी गांवों में व्यवस्था करना और ग्रामीण स्तर पर कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योगों की स्थापना करना तथा इन मदों में सरकारी अनुदान की व्यवस्था करना जैसे सुझाव जनप्रतिनिधियों ने दिए हैं। प्रतिभागियों का यह भी विचार था कि चुने गए प्रतिनिधियों में शिक्षा का अभाव होने के कारण पंचायतें जो है प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रही हैं। नई दिल्ली की एक संस्था है, शैक्षिक संस्था NGO है प्रिया, और उसकी सहयोगी संस्थाओं ने विभिन्न राज्यों में पंचायतों के साथ कार्य कर पंचायत प्रतिनिधियों को क्षमतावान और ऊर्जावान और जुझारूपन में बढ़ोतरी में काफ़ी सहयोग दिया है। 4 राज्यों हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की 195 ग्राम पंचायतों के प्रिया संस्था द्वारा किए गए अध्ययनों से कई बातें सामने आती हैं। नंबर 1, कुल ग्राम पंचायतों में से लगभग 80% पंचायतों में नियमित बैठकें संचालित होती हैं। सभी ग्राम पंचायत सदस्यों में से लगभग 75% सदस्य इन बैठकों में नियमित रूप से उपस्थित होते हैं। संविधान संशोधन के अनुरूप पंचायत अधिनियमों के बारे में पंचायतों को सूचना देने तथा उनमें संदेह का स्पष्टीकरण करने के लिए गाँव में कई सूचना केंद्र स्थापित किए गए हैं और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रों के माध्यम से अपने अनुभव बांटने और प्रमुख मुद्दों को समझने में सहायता मिलती है। स्थानीय भाषा में तैयार पंचायतों से संबंधित सामग्री बहुत कारगर सिद्ध हुई है, यहाँ तक कि राज्य सरकारों ने भी उन्हें मान्यता दी है। इस तरह की सामग्री से ग्राम
पंचायत व ग्राम सभा में जागरूकता आई है और जागरूकता का स्तर जो है इतना बढ़ा है कि कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश के कुछ गांवों में स्वयं गांव वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान रहने और खाने पीने की लागत में योगदान देने के लिए आगे आए। जागरूकता का स्तर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे अनेक राज्यों में ग्राम निवासियों, प्रधानों, उप प्रधानों, स्कूली शिक्षकों, गांव के नेताओं, महिला मंडल के सदस्यों, युवा क्लबों के सदस्यों में इतना बढ़ा है कि उन्होंने स्वयं प्रशिक्षण में साधन स्रोत व्यक्तियों के रूप में भाग लिया, यानी कि अपना उसमें आर्थिक सहयोग भी दिया और चुने हुए प्रतिनिधियों व ग्राम सभा के सदस्यों को विकेंद्रीकृत योजना या दूसरे शब्दों में कहें नीचे से ऊपर की योजना बनाने की रणनीति में सहभागी बनाकर योजना के विभिन्न चरण जैसे समस्या की पहचान, प्राथमिकता निर्धारित करना, मॉनिटरिंग व मूल्यांकन का बोध कराना, समस्याओं का विश्लेषण, कार्य योजना बनाना, जिम्मेदारी तय करना इत्यादि जो है, मॉनिटरिंग करना इत्यादि जो है इत्यादि विकासशील बातों को बताने का काम जनप्रतिनिधियों के बीच जनप्रतिनिधियों द्वारा ही हुआ है। तो हम लोग इसमें फिर नेक्स्ट में चर्चा करेंगे कि इसमें और क्या क्या संभावनाएं हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।